प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के इतिहास विषय की परीक्षा की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार वार्षिक परीक्षा की हम इतिहास विषय की योजना बनाएं, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर तीनों कक्षाओं में सबसे अधिक जो सिलेबस है हिस्ट्री का वो दूसरे सेमेस्टर में है। और पीछे का अवलोकन अगर हम इस कक्षा के परिणामों का करें तो इसमें कम बच्चे पास होते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि कोई पेपर कठिन आता है या दूसरा, उसका कारण यही है कि इसका सिलेबस ज़्यादा है और विद्यार्थी योजना बना करके तैयारी नहीं करते। आपको पता है इस बार तो चुनौतियां हमारे सामने और विद्यार्थियों के सामने भी अधिक हैं, क्योंकि पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट है और कक्षाएं इस वजह से बंद हो गई थी। लेकिन आप घबराएं नहीं, किसी भी कठिनाई का अगर स्वरूप समझ लिया जाए और उसके बारे में योजना बना ली जाए तो वो कठिनाई नहीं रहती। इन सब बातों को बताने का मेरा उद्देश्य बच्चों आपको भयभीत करना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट करना है, आपको सजग करना है कि आप लापरवाही ना करें। इसलिए आज मैं इस चर्चा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि कैसे हम योजना बनाएं। सिलेबस ज़्यादा है, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की सेकंड सेमेस्टर की हिस्ट्री की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ और एमडी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी मिलता जुलता ही है, सेम है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा उद्देश्य इस विषय में होना चाहिए। आपको पता है 80 अंक की वार्षिक परीक्षा है और 20 अंक असेसमेंट के हैं। तो पास कैसे हुआ जाए, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके लिए मैं बहुत आसान सा तरीका, एक आसान सा मंत्र और एक योजना मैं आपको बताता हूँ। कक्षा में भी बताई गई है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपके पाठ्यक्रम में बच्चों 5 मानचित्र हैं। सबसे पहले आप मानचित्र का अभ्यास अच्छी तरह से कर लीजिए। अगर इस बार की वार्षिक परीक्षा के हिसाब से हम देखें तो मेरे हिसाब से 1 नंबर पर जो इम्पोर्टेंट मानचित्र है वो है अकबर का साम्राज्य विस्तार। 2 नंबर पर इम्पोर्टेंट है औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। 3 नंबर पर है अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। 4 नंबर पर है सल्तनत कालीन प्रमुख शहरी केंद्र। टोटल मानचित्र बच्चों 5 हैं। 4 मानचित्र करने के बाद कोई रिस्क नहीं है। इम्पोर्टेंट के हिसाब से क्रमानुसार मैंने बता दिया। मानचित्र है 16 नंबर का। 10 नंबर के भारत के मानचित्र में ये जो भी मैंने अभी वर्णन किया, ये स्थान दिखाने हैं, साम्राज्य विस्तार दिखाना है। और 6 नंबर की टिप्पणी। ये कार्य आप कर भी चुके हैं, इसको हर रोज़ अभ्यास करें। मेरी पहली सलाह ये है कि कम से कम 1 मानचित्र का अभ्यास आपका प्रतिदिन होना चाहिए। इस तरह से 16 अंक ये आप इस लक्ष्य को प्राप्त करें। 2 नंबर पर योजना आपकी होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की।
आपको पता है 8 प्रश्न आएंगे, 2 अंक का एक, टोटल 16 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस कक्षा में आते हैं। पूरी बुक में पाठ्यक्रम में से अधिक मेरे हिसाब से 400 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से हर बार आते रहते हैं। अधिक से अधिक बताएं बच्चों, मैंने ये 400, और इसमें भी और अधिक इम्पोर्टेंट अगर छांटे जाएं तो मेरे अनुसार प्रश्न बनते हैं मुश्किल से 200 या 250 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो पहला पार्ट है सोर्सेज का, 8 में से 2 प्रश्न तो उसमें से आएंगे जरूर, ज़्यादा भी आ सकते हैं, उसको अवॉइड ना करें आप। कहने का तात्पर्य ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप हर रोज़ कम से कम 20 याद करें। मान करके चलें 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा हुई है। सरकार के आदेशों का, निर्देशों का पालन करना भी महामारी से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। और मान करके चलें कि आप 10 मई के बाद कभी भी परीक्षा हो सकती है, तो आप 15 दिन में पूरा सिलेबस कर ले, ऐसी योजना आपकी होनी चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले मानचित्र फिर ऑब्जेक्टिव टाइप। इस तरह से 32 अंक का काम आपका ये हो गया जो आपको पास करवा देगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती विद्यार्थी करते हैं, मेरा जो अनुभव है मैं वो बताता हूँ, ऐसे टाइप क्वेश्चन करते रहते हैं, मानचित्र और छोटे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पूरा पाठ्यक्रम करने के बाद भी उनके अच्छे अंक नहीं आते। तो पहली योजना मानचित्र और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की है। इस बात को गंभीरता से विद्यार्थी समझें अगर इतिहास में वो पास होना चाहते हैं और अच्छे अंक लेना चाहते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं जो 3 यूनिट हमारी बच गई ऐसे टाइप क्वेश्चंस की। उसमें देखिए, आपको पता है 1 यूनिट में 2 या 3 प्रश्न आएंगे और कोई एक करना होता है। पहली यूनिट की हम चर्चा करते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आप पहली यूनिट को भी छोड़ दीजिए, दूसरी को भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले तीसरी यूनिट को कवर करें। तीसरी यूनिट को कवर करें। ये बात आपको ज़रूर अटपटी लग रही होगी, मैं फर्स्ट और सेकंड यूनिट को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। अभी योजना में शुरुआत कर रहा हूँ मैं थर्ड यूनिट से। थर्ड यूनिट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, थर्ड यूनिट में 3 प्रश्न ऐसे हैं, अगर पीछे के प्रश्न पत्र देखे जाएं तो उनमें से एक हर बार आता है। कौन कौन से प्रश्न हैं वो? मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था और तीसरा जागीरदारी व्यवस्था। पिछली बार मनसबदारी व्यवस्था पर प्रश्न आया था। इस बार 1 नंबर पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है इक्तादारी व्यवस्था, जो आपको करवाया भी जा चुका है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ध्यान दीजिए, 1 नंबर पर इक्तादारी व्यवस्था, 2 नंबर पर जागीरदारी व्यवस्था, 3 नंबर पर मनसबदारी व्यवस्था। यानी ये 3 टॉपिक करने के बाद एक आता है। लगभग 100% गारंटी किसी भी बात की नहीं होती, लेकिन जो पीछे के अनुभव है उसके हिसाब से बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर पर इक्तादारी व्यवस्था, 2 नंबर पर जागीरदारी व्यवस्था करें, 3 नंबर पर मनसबदारी व्यवस्था करें। उसके बाद 4 नंबर पर आप करें अकबर की धार्मिक नीति। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 2 तरह से प्रश्न आ सकता है। मैंने यूट्यूब चैनल पर जो लेक्चर डाला उसमें भी आपको समझाया था। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें, ये भी आ सकता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी में बनता है, दीन ए इलाही धर्म क्या था, अकबर ने इसकी स्थापना क्यों की, क्या दीन ए इलाही अकबर की राजनीतिक नासमझी का प्रतीक था अथवा बुद्धिमत्ता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। 4 नंबर पर था ये। 5 नंबर पर बच्चों आप करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं। ये भी हम कर चुके हैं। 6 नंबर पर रहेगा आपका जाना पहचाना टॉपिक, भक्ति आंदोलन का जन्म कैसे हुआ।
इसकी विशेषताएं तथा इसका प्रभाव कुछ भी आ सकता है। हमने तीनों प्रकार से इस प्रश्न को कर लिया है। 7 नंबर पर आप करेंगे मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको 3rd यूनिट के बताए हैं। 3rd यूनिट कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब आपकी रहती है 1st और 2nd यूनिट। उसकी नई योजना क्या है देखिए आप। 3री यूनिट को कंप्लीट करें बच्चों, ध्यान रखिए, लेकिन पहली और दूसरी यूनिट को कंप्लीट ना करें, उसको टुकड़ों में करना है योजना बना करके। कैसे? पहली यूनिट में टोटल क्वेश्चन 10 प्रश्न मैंने लिख रखे हैं टोटल, उसमें से जो आपने करने हैं मैं वो बता रहा हूँ। 1 नंबर पर पहली यूनिट में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार वार्षिक परीक्षा के लिए वह है मोहम्मद बिन तुगलक की हवाई योजनाओं का वर्णन कीजिए, यह योजनाएं उसकी असफल क्यों रही। 1 नंबर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसको करें। 2 नंबर पर आप करें मुगल काल के स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। मुगल काल के स्रोतों का वर्णन कीजिए, पिछली बार सल्तनत काल के स्रोत का प्रश्न आया था, इसलिए मैं मुगल काल इस बार आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। नंबर 3 है दिल्ली सल्तनत के विखंडन अथवा पतन के क्या कारण थे। 3 प्रश्न पहली यूनिट में आप 3 करेंगे। नंबर 1 मोहम्मद बिन तुगलक की हवाई योजनाएं, नंबर 2 मुगल काल के स्रोत, नंबर 3 दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। फिर आप पहली यूनिट को छोड़ करके दूसरी यूनिट में आ जाएंगे, ये मुख्य योजना है। 3 करके दूसरी यूनिट में 1 नंबर पर आप करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई के कारण, घटनाएं, परिणाम तथा महत्व का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से भाषा बदल करके परीक्षक दे सकता है। पानीपत की पहली लड़ाई के कारण, घटनाएं, परिणाम तथा इसका महत्व 1 नंबर पर। 2 नंबर पर है मुगल साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए, इस पतन के लिए औरंगजेब कहां तक उत्तरदायी था। दूसरा प्रश्न ये करें। 3 नंबर पर आप करेंगे अकबर की राजपूत नीति। अब ध्यान दीजिए, पहली यूनिट में आपने 3 किए, दूसरी में 3 किए, ये 3 प्रश्न मैंने बच्चों वो छांटे हैं जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आप पहली यूनिट में आएंगे। नंबर 4 पर आप करेंगे अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, इन सुधारों के गुण तथा दोषों का वर्णन भी कीजिए। फिर 5 नंबर पर आप करेंगे बलबन की लौह व रक्त नीति से आप क्या समझते हैं, बलबन की सफलताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर पर आप करेंगे अलाउद्दीन की प्रमुख विजयों का वर्णन कीजिए। अब दोबारा से फिर 2nd यूनिट में आएंगे। 3 प्रश्न आप कर चुके थे। नंबर 4 पर करेंगे बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उसकी प्रमुख विजयों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर पर आप बड़ा छोटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी क्यों कहा जाता है। 6 नंबर पर आप करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के कारण, घटनाएं, परिणाम तथा महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह से 6 प्रश्न दोनों यूनिट के हो गए। अब समय पूरा है आपके पास, क्योंकि ये पहले आप कर भी चुके हैं। नंबर 7 पर पहली यूनिट में आप करेंगे इल्तुतमिश की सफलताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 8 पर करेंगे पहली यूनिट में फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। 8 प्रश्न आप पहली यूनिट में करेंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट में 6 तक आप कर चुके थे। नंबर 7 आप करेंगे शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध तथा सुधार का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने जो लिखे हैं, पहली यूनिट में 10 प्रश्न, दूसरी यूनिट में 7 प्रश्न और तीसरी यूनिट में भी 7 प्रश्न। इस तरह से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं वो 24 लिखे हैं और 24 को मैंने कैटेगरी बना करके आपको बता दिया है। अगर आप इतने सारे प्रश्नों को देख करके भयभीत हो जाएंगे तो आप पास नहीं हो सकते।
जो योजना मैंने बच्चों इस लेक्चर में बताई है, इसको अगर आप अनुसरण करेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो आपकी फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी है, अच्छे अंकों की आपकी गारंटी है। पेपर कहीं से बाहर से नहीं आएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास के साथ, योजना के साथ, गंभीरता के साथ इस योजना का आप अनुसरण करें। इन सभी प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आए, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे ना सोचें कि सरकार परीक्षा नहीं लेगी, ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। इस भ्रम में आप ना रहें। गंभीरता से योजना बना करके आप घरों में रह रहे हैं। कोरोना महामारी से भी सचेत रहें और परीक्षा की योजना के बारे में भी सचेत रहें, क्योंकि शिक्षा से ही आपका जीवन का विकास होना है। तो इन सभी बातों का आप अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, गंभीरता से इस योजना को लेंगे और अच्छे अंकों के साथ आप पास होंगे। मेरी शुभकामनाएं और मेरा सहयोग आपके साथ है। इसी अपेक्षा और आशा के साथ आज की मैं इस चर्चा को विराम देता हूं।